नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर किसी प्रश्न पर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको संतुष्टिजनक जवाब मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड की अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक पीयूष प्रवाह के दूसरे पाठ सत्य के प्रयोग, जो कि मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा रचित है, उसका अध्ययन करते हैं। ये उनकी आत्मकथा का अंश है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। हाँ, तो पाठ शुरू करते हैं। आत्मकथा का अंश है सत्य के प्रयोग, जो कि मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा रचित है। पहले हम इनका परिचय देख लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा के माध्यम से ब्रिटानिया हुकूमत के अत्याचारों के प्रतिकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सत्याग्रह की नींव अहिंसा सिद्धांत पर आधारित थी। आज का पूरा संसार उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आज़ाद हिंद फौज के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। तो इसमें एक प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से इसकी घोषणा की थी। देश में प्रतिवर्ष उनका जन्म दिवस गांधी जयंती और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका निधन 30 जनवरी 1948 को हो गया था। विश्व में महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। अब हम पाठ परिचय देखते हैं। इस पुस्तक में महात्मा गांधी द्वारा लिखित सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा के काशीनाथ त्रिवेदी द्वारा अनुदित कुछ अंशों का संकलन है। पाठ का सभ्य पोशाक में ये कुछ अंश हैं। पाठ में इनकी हेडिंग है। तो पहला अंश है सभ्य पोशाक में। अंश जहां विद्यार्थियों को छद्म आकर्षणों से परे रहकर विद्यार्थी बनने की सलाह देता है, वहीं बलवान से भिड़ंत। दूसरा अंश बलवान से भिड़ंत नाम से है, शीर्षक से है। इसमें अन्याय से डटकर मुकाबला करने की हिम्मत बनती है। तीसरा अंश है आत्मिक शिक्षा नाम से। आत्मिक शिक्षा हमें संयम और आत्मनिर्माण के लिए प्रेरित करती है। चौथा अंश है शांति निकेतन नाम से। इस अंश में गांधी जी ने भारतीय जीवन मूल्यों से ओतप्रोत संस्कार, सहयोग व समरसता से साक्षात्कार कराया है। तो खादी का जन्म ये पांचवा और अंतिम अंश है। इसमें स्वावलंबन और स्वदेशी की महत्ता उजागर की है। इस प्रकार गांधी जी की आत्मकथा हमें सात्विक एवं सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ पे ये जो अंश दिया गया है आत्मकथा का अंश, ये इनकी मूल आत्मकथा नहीं है। काशीनाथ त्रिवेदी द्वारा अनुदित यहाँ पर ये अंश लिए गए हैं। तो पहला अंश हम देखते हैं सभ्य पोशाक में। सभ्य पोशाक में अन्नाहार पर मेरी श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ती गई। गांधी जी कह रहे हैं कि अन्न आहार पर मेरी श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ती गई। साल्ट की पुस्तक आहार के विषय में अधिक पुस्तकें पढ़ने की मेरी जिज्ञासा को तीव्र बना दिया। साल्ट की जो पुस्तक थी उसने गांधी जी की जिज्ञासा को तीव्र बना दिया। किस विषय में? आहार के विषय में। जितनी पुस्तकें मुझे मिली मैंने उन्हें खरीद लिया और पढ़ डाली। उनमें हार्वर्ड विलियम्स की आहार नीति नामक पुस्तक, मतलब आहार नीति नामक पुस्तक किसकी है? हार्वर्ड विलियम्स की। इस पुस्तक में अलग अलग युगों के ज्ञानियों, अवतारों और पैगंबरों के आहार का और आहार विषयक उनके विचारों का वर्णन किया गया है। कौन सी पुस्तक में? आहार नीति नामक पुस्तक, जो किसके द्वारा रचित है? हार्वर्ड विलियम्स के द्वारा। पाइथागोरस, ईसा मसीह इत्यादि को उसने केवल अन्नाहारी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफर्ड की उत्तम आहार रीति नामक पुस्तक भी आकर्षक थी। उत्तम आहार रीति ये पुस्तक किसके द्वारा रचित है? डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफर्ड के द्वारा। जबकि आहार नीति नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? हार्वर्ड विलियम्स के द्वारा। साथ ही डॉक्टर एलिसन के आरोग्य विषयक लेखों ने भी इसमें अच्छी मदद की। वे दवा के बदले केवल आहार के हेरफेर से ही रोगी को निरोग करने की
पद्धति का समर्थन करते थे। डॉक्टर एलिंसन स्वयं अन्नाहारी थे और बीमारों को केवल अन्नाहार की ही सलाह देते थे। इन सब पुस्तकों के अध्ययन का परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन में आहार विषयक प्रयोगों ने महत्व का स्थान प्राप्त कर लिया। आरंभ में इन प्रयोगों में आरोग्य की दृष्टि मुख्य थी, बाद में धार्मिक दृष्टि सर्वोपरि बनी। मतलब गांधी जी जो थे वो भी आहार के प्रति, अन्नाहार के प्रति ही अटैक्ट थे, मांसाहार के खिलाफ थे। इस बीच मेरे उन मित्र को तो मेरी चिंता बनी ही रही। उन्होंने प्रेमवश यह माना कि अगर मैं मांस नहीं खाऊंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा। ये तब की बात है जब गांधी जी इंग्लैंड में रहा करते थे। यही नहीं बल्कि मैं बेवकूफ़ बना रहूँगा, कब? जब मैं मांस नहीं खाऊंगा। ऐसा वहाँ के लोग सोचा करते थे गांधी जी के बारे में कि मैं कमज़ोर हो जाऊँगा, बेवकूफ़ रहूँगा, क्योंकि अंग्रेज़ों के समाज में घुल मिल ही न सकूँगा। वे जानते थे मैं अन्नाहार विषयक पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ। उन्हें डर लगा कि इन पुस्तकों के पढ़ने से मैं भ्रमित चित्त बन जाऊँगा, प्रयोगों में मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, मुझे जो करना है उसे भूल जाऊँगा और पोथी पंडित बन जाऊँगा। मतलब पुस्तकों को पढ़ कर ही मैं पागल हो जाऊँगा। इस विचार से उन्होंने मुझे सुधारने का एक आखिरी प्रयत्न किया। उन्होंने मुझे नाटक दिखाने के लिए न्योता दिया, मतलब आमंत्रित किया। उन्होंने वहाँ जाने से पहले मुझे उनके साथ हार्बर्न भोजन गृह में भोजन करना था। मेरी दृष्टि में यह ग्रह एक महल के समान था। विक्टोरिया होटल छोड़ने के बाद ऐसे ग्रह में जाने का मेरा यह पहला अनुभव था। कौन से भोजन गृह में? हार्बर्न भोजन गृह में, जो कि महल के समान था। विक्टोरिया होटल का अनुभव तो निकम्मा था, क्योंकि मानना होगा कि वहाँ मैं बेहोशी की हालत में था। सैकड़ों के बीच हम दो मित्र एक मेज़ के सामने बैठे। मित्र ने पहली प्लेट मंगाई, वह सूप की थी। मैं परेशान हुआ। ये एक लिक्विड आता है, द्रव आता है, कई तरह के सूप होते हैं। मित्र से क्या पूछता? मैंने तो परोसने वाले को अपने पास बुलाया। मित्र समझ गए, चिढ़कर मुझसे पूछा क्या है। मैंने धीरे से संकोच पूर्वक कहा, मैं जानना चाहता हूं कि इसमें मांस है या नहीं, क्योंकि गांधी जी मांस का सेवन नहीं करना चाहते थे। ऐसे ग्रह में यह जंगलीपन नहीं चल सकता। ये किसने कहा? गांधी जी के मित्र ने, जिनके साथ वो इस भोजन गृह में आए थे। अगर तुम्हें अब भी यहीं किचकिच करनी हो तो तुम बाहर जाकर किसी छोटे से भोजन गृह में खा लो और बाहर ही मेरी राह देखो, बाहर ही मेरी प्रतीक्षा करो। मतलब बाहर जाकर किसी ढाबे वगैरह में तुम खाना खा लो, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। मैं इस प्रस्ताव से खुश होकर उठा और दूसरे भोजन गृह की खोज में निकला। पास ही एक अन्नाहार वाला भोजन गृह था, पर वह तो बंद हो चुका था। मुझे समझ न पड़ा कि अब क्या करना चाहिए। मैं भूखा रहा। हम नाटक देखने गए। मित्र ने उक्त घटना के बारे में एक भी शब्द मुंह से न निकला। मेरे पास तो कहने को था ही क्या, लेकिन यह हमारे बीच का अंतिम मित्र युद्ध था। न हमारा संबंध टूटा, न उसमें कटुता आई। उनके सारे प्रयत्नों के मूल में रहे हुए प्रेम को मैं पहचान सका था। इस कारण विचार और आचार की भिन्नता के रहते हुए भी उनके प्रति मेरा आदर बढ़ गया। पर मैंने सोचा कि मुझे उनका डर दूर करना चाहिए। मैंने निश्चय किया कि मैं जंगली नहीं रहूंगा, सभ्य के लक्षण ग्रहण करूंगा और दूसरे प्रकार से समाज में समरस होने योग्य बनकर अन्नाहार की अपनी विचित्रता को छिपा लूंगा। मैंने सभ्यता सीखने के लिए अपनी सामर्थ्य से परे का और छिछला रास्ता पकड़ा। मतलब अब मैं धीरे धीरे इन चीज़ों की तरफ भी अट्रैक्ट होने की सोच रहा था कि मैं भी अब मांस खाना शुरू कर दूंगा, शराब वगैरह पीना शुरू कर दूंगा, ताकि मैं भी इन लोगों की तरह सभ्य कहला सकूं। मैंने सभ्यता सीखने के लिए अपनी सामर्थ्य से परे का मतलब दूर का और छिछला रास्ता पकड़ा। विलायती होने पर भी बंबई के कटे सिले कपड़े अच्छे अंग्रेज समाज में शोभा न देंगे। विलायती मतलब विदेशी। इस विचार से मैंने आर्मी और नेवी स्टोर में कपड़े सिलवाए। 19 शीलिंग की उस जमाने के लिहाज से तो यह कीमत बहुत ही कही जाएगी। 19 शीलिंग की चिमनी टोपी सिर पर पहनी। इतने में संतोष न हुआ तो बॉन्ड स्ट्रीट में, जहां शौकीन लोगों के कपड़े सिलते थे, 10 पौंड पर बत्ती रखकर शाम की पोशाक सिलवाई। भोले और बादशाही दिलवाले बड़े भाइयों से दोनों जेबों में लटकाने लायक सोने की एक बढ़िया चेन मंगवाई और वह मिल भी गई। बंदी बंधाई टाई पहनना शिष्टाचार में शुमार न था, इसलिए टाई बांधने की कला हस्तगत की। मतलब हस्तगत करना मतलब टाई बांधने की कला भी सीख ली।
देश में आईना हजामत के दिन ही देखने को मिलता था। आईना मतलब जो शीशा है, कांच होता है जिसके सामने हम बाल वगैरह बनाते हैं, वो देश में हजामत मतलब कटिंग करवाते समय, बाल कटवाते समय ही देखने को मिलता था। पर यहाँ तो बड़े आईने के सामने खड़े होकर ठीक से टाई बांधने में और बालों में पट्टी डालकर सीधी मांग निकालने में रोज लगभग 10 मिनट तो बर्बाद होते ही थे। बाल मुलायम नहीं थे, इसलिए उन्हें अच्छी तरह से मुड़े हुए रखने के लिए ब्रश मतलब झाड़ू ही समझिए, कहने का मतलब कंघे के लिए कहा गया है, के साथ रोज लड़ाई चलती थी, कंघा करना पड़ता था। और टोपी पहनते और निकालते समय हाथ तो मानो मांग को सहेजने के लिए सिर पर पहुंच ही जाता था, मतलब ताकि बाल खराब ना हो जाएं, इसलिए हाथ से बार बार संवारते रहना पड़ता था। और बीच बीच में समाज में बैठे बैठे मांग पर हाथ फिराकर बालों को व्यवस्थित रखने की एक और सभ्य क्रिया बराबर चलती ही रहती थी। पर इतनी टीम टाम ही काफ़ी न थी। अकेली सभ्य पोशाक से सभ्य थोड़े ही बना जा सकता था। मैंने सभ्यता के दूसरे कई बाहरी गुण भी जान लिए थे और मैं उन्हें सीखना चाहता था। सभ्य पुरुष को नाचना जानना चाहिए, उसे फ्रेंच अच्छी तरह जान लेनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंच इंग्लैंड के पड़ोसी फ्रांस की भाषा थी और सारे यूरोप की राष्ट्रभाषा थी। सारे यूरोप की राष्ट्रभाषा कौन सी थी? फ्रेंच। और मुझे यूरोप में घूमने की इच्छा थी। इसके अलावा सभ्य पुरुष को लच्छेदार भाषण करना भी आना चाहिए। मैंने नृत्य सीखने का निश्चय किया, नाचना सीखने का प्रयत्न किया, एक कक्षा में भर्ती भी हुआ। एक सत्र के करीब 3 पौंड जमा किए, मतलब डांस सीखने के लिए इन्होंने क्या किया, 3 पौंड की फीस जमा करवाई। कोई 3 हफ्तों के करीब 6 सबक सीखे होंगे। 6 सबक मतलब 6 तरह की ट्रेनिंग मैंने ले ली डांस करने की। सबक का मतलब होता है पाठ। 6 पाठ सीखे होंगे। पैर ठीक से तालबद्ध पड़ते नहीं थे। पियानो बजता था पर वह क्या कह रहा है कुछ समझ में न आता था, मतलब पियानो ढंग से बजाना नहीं आता था। 1 2 3 चलता, पर उसके बीच का अंतर तो वह बाजा ही बताता था, जो मेरे लिए अगम्य था, मतलब मेरे लिए मेरी समझ से दूर था। तो अब क्या किया जाए? बाकी अगम्य का जो अर्थ होता है वो होता है जहां पहुंचना असंभव हो। तो अब क्या किया जाए? अब तो बाबा जी की बिल्ली वाला किस्सा हुआ। चूहों को भगाने के लिए बिल्ली, बिल्ली के लिए गाय, और यूं बाबा जी का परिवार बढ़ा। उसी तरह मेरे लोभ का परिवार भी बढ़ा। मैं एक एक करके पता नहीं कितनी चीज़ें सीखता गया और सीखने की कोशिश करता रहा। वायोलिन बजाना सीख लूं तो सुर और ताल का ख्याल हो जाए। 3 पौंड वायलिन खरीदने में गंवाए और कुछ उसके शिक्षा के लिए भी दिए। भाषण करना सीखने के लिए एक तीसरे शिक्षक का घर खोजा, उन्हें भी एक गिन्नी तो भेंट की ही। बेल की स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट पुस्तक खरीदी। पिट का एक भाषण शुरू किया। मतलब सभ्य बनने के लिए गांधी जी ये सारे प्रयत्न कर रहे हैं। वायलिन बजाना सीख रहे हैं, नृत्य करना सीख रहे हैं, भाषण देने की कला सीख रहे हैं, आदि सब कुछ वो सीख रहे हैं। इन बेल साहब ने मेरे कान में घंटी बजाई, बेल बजाई। मैं जागा, मुझे कौन इंग्लैंड में जीवन बिताना है। लच्छेदार भाषण करना सीखकर मैं क्या करूंगा? अब इनके दिमाग में वापस दूसरी बातें आ रही हैं कि मैं ये सब मैं करके क्या करूंगा? मैं ये करने थोड़ी यहाँ आया था। मैं अच्छी एजुकेशन लेने के लिए यहाँ आया था, वकालत करने के लिए मैं यहाँ आया था। नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूंगा? वायलिन तो देश में भी सीखा जा सकता है। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्याधन बढ़ाना चाहिए। मुझे अपने पेशे से संबंध रखने वाली तैयारी करनी चाहिए। मैं अपने सदाचार से सभ्य समझा जाऊँ तो ठीक है, नहीं तो मुझे यह लोभ छोड़ना चाहिए। तो देखो इस पाठ में भी लेखक ने यही संदेश दिया है। गांधी जी यही कहना चाहते हैं कि बच्चों को जो कि स्कूलों में पढ़ते हैं, विद्यालय जाते हैं, उन्हें फालतू के आकर्षणों से बचना चाहिए, फालतू की सजावट से बचना चाहिए, श्रृंगार से बचना चाहिए। उन्हें सिर्फ अपने विद्याधन की तरफ ध्यान देना चाहिए, विद्याधन बढ़ाना चाहिए। इन विचारों की धुन में मैंने उपयुक्त आशय के उद्गारों वाला पत्र भाषण शिक्षक को भेज दिया कि मैं ये सब नहीं सीखना चाहता। उनसे मैंने 2 या 3 ही पाठ पढ़े थे। नृत्य शिक्षिका को भी ऐसा ही पत्र लिखा। वायलिन शिक्षिका के घर वायलिन लेकर पहुंचा। उन्हें जिस दाम में भी वह बिके बेच डालने की इजाज़त दे दी। उनके साथ कुछ मित्रता का सा संबंध हो गया था। इस कारण मैंने उनसे अपने मोह की चर्चा की। नाच आदि के जंजाल में से निकल जाने की मेरी बात उन्होंने पसंद की। सभ्य बनने की मेरी यह सनक लगभग 3 महीने चली होगी। पोशाक की टिम टाम तो बरसों चली, पर अब मैं विद्यार्थी बना। तो विद्यार्थियों के लिए
इस पाठ को यहाँ लगाने का तात्पर्य यही है कि विद्यार्थियों को सिर्फ विद्याधन बढ़ाना चाहिए, ना कि फालतू की बातों में समय खराब करना चाहिए। फालतू की बातों में विद्यार्थी को समय खराब नहीं करना चाहिए, श्रृंगार में समय खराब नहीं करना चाहिए, फालतू की एक्टिविटी करने में उन्हें समय खराब नहीं करना चाहिए। उन्हें सिर्फ विद्याधन बढ़ाना चाहिए ताकि वो आगे अच्छा जीवन जी सकें, ऐसा कुछ वो कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप बिना स्किप किए वीडियो को देखें तो ही वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा, अन्यथा समझ नहीं आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, इसी पाठ के दूसरे अंश में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।